बहुत सारी दवा जो है, लगभग सभी दवा जेनरिक दवा अवेलेबल है, एक्सेप्ट कि वो दवा जो कि जिस पर भी पेटेंट राइट है, यानी जिस कंपनी ने R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर में कम से कम करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, उनको पेटेंट राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। सरकार का जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे यहाँ, उनका ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम प्राइस में जनरल आदमी को दवा उपलब्ध हो। और दूसरा एक चीज़ और है कि जैसा कि सर ने कहा कि एक स्टैंडर्ड US FDA है, वो है, उससे अगर अप्रूव्ड हो जाता है कोई भी मेडिसिन तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका एक सर्टेन बायोअवेलेबिलिटी होगा। तो है कि जो जेनरिक मेडिसिन जो मार्केट में जो बिकती है, जो उसमें उसका प्राइस और ब्रांडेड दवा का प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर आप देहातों में सबसे जेनरिक मेडिसिन खुलेआम बिकता है, यानी जो दवा ब्रांडेड दवा का कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो उसका भी दाम 100 रुपया, भले वो 10 रुपये में खरीद के लाता हो। UCC जब तक नहीं आएगा तब तक कि ये देश पर लागू नहीं हो सकता। यह रिकमेंडेशन हुआ था कि आप लोग जेनरिक लिखिए, रिकमेंडेशन कि स्वेच्छा से लिखिए, लेकिन कानून अभी भी नहीं है, न राजस्थान में भी नहीं है, सिर्फ सरकारी डॉक्टरों को है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। नमस्कार, मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज जैसा कि हमने कल अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अब अपने प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयों, जेनरिक दवाइयों का ही नाम लिखेंगे, यानी कोई भी ब्रांड से रिलेटेड कोई दवाई नहीं होगी। तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है शहर के चिकित्सक के और MR रिप्रेजेंटेटिव्स के, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जो विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अरुण शाह, जो कि हमारे शहर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ में हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संजय कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुण शाह, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे सबसे पहले, और जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जेनरिक दवाओं से रिलेटेड, इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, जेनरिक दवा के बारे में जो आया है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, हम इसका स्वागत करते हैं, इसलिए कि जेनरिक दवा जो है, इसका इस सवाल का जवाब जो है वो दो पार्ट में हम देंगे। पहला पार्ट ये है कि जेनरिक दवा जो है यूजुअली सस्ती होती है, 70-80% चीप होती है, और ये मतलब कि गुणवत्ता के मामले में और सेफ्टी के मामले में, एफिकेसी के मामले में ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि ब्रांडेड दवा के बराबर होती है। और बहुत सारी दवा जो है, लगभग सभी दवा जेनरिक दवा अवेलेबल है, एक्सेप्ट कि वो दवा जो कि जिस पर भी पेटेंट राइट है, यानी जिस कंपनी ने R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, उनको पेटेंट राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। जो वो दवा जो है 20 साल तक वो मार्केट में नहीं आ सकता है जब तक कि उनका पेटेंट ख़त्म नहीं होती। यानी वो सब दवा, वो चूँकि कंपनी जो है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो वो सब दवा जो है बाद में जाकर जब उनका पेटेंट राइट ख़त्म हो जाता है तो वो फिर जेनरिक आती है लार्जली। लेकिन जो मेडिसिन है जो मार्केट में उपलब्ध है, वो मतलब कि ब्रांडेड की वाली दवा जो है जेनरिक में उपलब्ध है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है। मैं इसको रूलिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि रूलिंग है ही नहीं जब तक कि इसको भारत सरकार इसको कानूनी मतलब कि वैधता नहीं देता है, लीगलिटी नहीं देता है, मैंडेट नहीं करता है, तब तक ये लागू नहीं होगा। एक स्टेट की बात होती है कि राजस्थान में ये लागू है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए राजस्थान में सिर्फ सरकारी डॉक्टरों ही तक सीमित है। ये प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सीमित नहीं है कि आप ब्रांडेड दवा नहीं ले सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्वागत है कि आम आदमी को मतलब कि बहुत सस्ती दवा मिले। अब दूसरा पार्ट जो हम कहना चाहते हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में, आम लोगों की बड़ी धारणा ये रहती है कि क्या जेनरिक मेडिसिन क्या उतनी इफ़ेक्टिव है। इसमें रिजर्वेशंस भी है, इसके पीछे कारण भी है कि जैसे USA का FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन,
उन्होंने एक बार एक स्टडी किया था भारत में, जहाँ जहाँ दवाई बनती है उसमें देखा गया कि कम से कम 11% ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर कि जीएमपी, गुड मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में डेफिशिएंसी है, शॉर्ट कमिंग्स है। और ये भी एक अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका में जो जेनरिक मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट के बनस्पत भारतवर्ष में जो जेनरिक मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट में 54% से ज़्यादा वृद्धि है। यानी ये भारत में बनी हुई जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें यूएसए एफडीए का ये दावा है कि यहाँ की दवा, अगर इसी संदर्भ में हम आपको कहना चाहेंगे कि एक पिछले साल या 2 साल पहले कांड हुआ था गैम्बिया में, कफ सिरप पीने से करीब 70 बच्चों की जान गई थी। बाद में ये इसकी लिपापोती हो गई, उसके कंपनी वालों ने उनको अरेस्ट हुआ, यह हुआ वह हुआ। आपको जानकर क्या असर हुआ कि वो दवा भी अप्रूव की गई थी, लेकिन उस दवा में एक जहरीली चीज़ थी, इसका नाम था डाईथाइल ग्लाइकोल, जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। WHO ने बाकायदा कहा कि ये कफ सिरप में ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आज भी दवा के मामले में जहाँ तक क्वालिटी कंट्रोल की बात है, निश्चित रूप से भारतवर्ष में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल जब तक नहीं हो, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि 3 संस्थाएं हमारे यहाँ, एक है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरी है नॉट ओनली क्वालिटी बट प्राइसिंग भी, प्राइसिंग के लिए ज़रूरी जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी, उसका काम है कि ड्रग के प्राइस को मतलब वो रेगुलेट करे। और तीसरा जो FDA के इक्विवेलेंट में भारतवर्ष में है उसका नाम है सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रेगुलेट करता है कि क्वालिटी, इफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ के लिए वो अप्रूव होने के बाद ही। लेकिन इस दवा में 2 चीज़ देखी जाती है कि ये इफ़ेक्टिव है नहीं, तो इफ़ेक्टिव नहीं है तो उसके लिए मतलब क्या है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी, जेनरिक में भी बायो अवेलेबिलिटी, बायो एसे और बायो जेनरिक जो कहते हैं कि उसकी गुणवत्ता देखने के लिए लैब में उसकी सैम्पलिंग की जांच होती है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से ये बात अमेरिका के जो FDA ने ये प्रूव किया, ये कहा है कि 54% लोगों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने का सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द 3 एजेंसीज, तो चाहे वो DCGI हो, चाहे NPPA हो, चाहे वो CISCO हो, इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि कि आम आदमी को दवा इफ़ेक्टिव मिले, सस्ती मिले, जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, जो मतलब कि सेफ़ हो, और जिसके प्राइस अभी जो प्राइस है मार्केट में वो दवा, ब्रांडेड दवा काफ़ी महंगी दवा है। एक ही चीज़ हम सरकार से पूछना चाहते हैं इसी संदर्भ में कि अगर दवा का दाम इतना वेरी करता है तो सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती है। एक दवा जो मार्केट में 10 रुपये में मिलती है वो दूसरी कंपनी बेचती है उसको 50 रुपये में, इसके लिए क्या डॉक्टर जिम्मेवार है? वाई नॉट द गवर्नमेंट मेक्स रेगुलेशंस। अब वो भी ये नहीं कि वो दवा जिस पर कि पेटेंट राइट ख़त्म हो गया है, फिर भी मतलब कि दवा की कंपनियां इतनी ज़्यादा मतलब कि अब कोर्ट ने तो कह दिया कि दवा की कंपनी वाले जो है डॉक्टरों पर प्रेशराइज करते हैं। अरे सरकार को चाहिए कि फार्मा कंपनी को मतलब कि सीधा करे कि तुमने इतना दाम, इतना प्राइस क्यों रख रखा है। तुम जो 12 रुपये की दवा का दाम 12.5 या 12.25 रखो, ये 12 रुपये की दवा को तुम 100 रुपये में कैसे बेचोगे? तो ये इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए सरकार किसी हद तक जिम्मेवार है। मतलब कहीं ये जो डॉक्टरों को जो निर्देश दिया गया है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का संज्ञान लेना कि भारत सरकार ही जो दवाओं का जो दाम है, उनका जो प्राइस है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल करे। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। MR संजय कुमार जी जो हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है एक तरह से चिकित्सकों के लिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक
एक रूलिंग ये नहीं है, ये एक एडवाइजरी मैंने ये है कि ऐसा होना चाहिए। और रही बात कि आज के डेट में जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारी दवा ऐसी है जो एक कंपनी जहाँ एक सर्टेन रुपया में मार्केटिंग कर रही है, और वहीं कुछ कंपनी है जो उसका तिगुना ज़्यादा प्राइस में मार्केटिंग कर रही है, और उनका भी अपना कस्टमर है। जो तिगुना प्राइस में मार्केटिंग कर रहे हैं उनका भी अपना एक अलग कस्टमर है, वो भी मार्केट में है। तो एक तो है कि हम जो गुडविल है, जो मतलब फेथ है दवा पे, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो जो महंगा कस्टमर है दवा लेना चाहता है वो लेगा, लेकिन हमारा सरकार का जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे यहाँ, उनका ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम प्राइस में जनरल आदमी को दवा उपलब्ध हो। और दूसरा एक चीज़ और है कि जैसा कि सर ने कहा कि एक स्टैंडर्ड यूएस एफडीए है, वो है, उससे अगर अप्रूव्ड हो जाता है कोई भी मेडिसिन तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका एक सर्टेन बायोअवेलेबिलिटी होगा, इस प्रोडक्ट का बायोअवेलेबिलिटी है। यही कहने का मतलब कि इफिकेसी इसका है, इतना दवा पेशेंट को उपलब्ध है फ्रीली। तो उस तरह का कोई एजेंसी भारत में भी ऐसा होना चाहिए, एक मॉनिटरिंग एजेंसी चाहिए जो देख सके, ऑनेस्टली देख सके कि हाँ जो दवा मिल रही है उसका बायोअवेलेबिलिटी सही है कि नहीं, पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं है। और इस दिशा में हम प्रयास सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि आज के डेट में प्रधानमंत्री का जो दवा का जो दुकान आया है उससे बेनिफिट हुआ है, लोगों को बेनिफिट हुआ है, लेकिन आज भी वो विश्वास नहीं जनरेट कर पाए हैं लोग, हमारे देश के लोग, जो इथिकल मार्केटिंग वाले कंपनी के दवा में है। आज भी लोग यही कहते हैं कि अच्छा छोड़िए ना, प्रधानमंत्री वाला छोड़िए ना, जनरल ले लेते हैं। तो ये विश्वास तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये बात हो गई कि एक विश्वास है, लेकिन जैसे ही ये जो खबरें आ गई तो एक बार जो हमारी जनता है, जिसको हम भोली भाली जनता कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्योटिक कंडीशन में आ जाती है। वो ज़्यादा तमाशा और बखेड़ा खड़ा करती है, और ख़ास करके उनको जब इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि महंगी दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर, तो वो अपनी एक प्रेजुडिस अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि डॉक्टर जो है वो हमें महंगी दवाई लिख रहे हैं, और वो उसकी तकनीकी बिंदुओं को तो समझते नहीं है, जैसे कि डॉक्टर अरुण शाह ने अभी तकनीकी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है इस तरह के फैसलों के आने के बाद? एक बात जो बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहेंगे हम कि जेनरिक दवा आज भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे भारत प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है, जिसमें उसमें दवा की कीमत करीब ब्रांडेड से 70 to 90% कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो जेनरिक मेडिसिन जो मार्केट में जो बिकती है, जो उसमें उसका प्राइस और ब्रांडेड दवा का प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर आप देहातों में सबसे जेनरिक मेडिसिन खुलेआम बिकता है, यानी जो दवा ब्रांडेड दवा का कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो उसका भी दाम 100 रुपया, भले वो 10 रुपये में खरीद के लाता हो। देखिए ये क्या विडम्बना है कि वो परचेज तो करता है 10 रुपये में या 20 रुपये में, और बेच रहा है वो 100 रुपये में। क्या हिंदुस्तान में ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल का कुछ भी मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप जो जेनरिक मेडिसिन अगर उस दवा की कंपनी अगर जो बेच रही है जिस प्राइस में, उसका 10 गुना दाम MRP लिखा हुआ है, और खुलेआम मतलब ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है। पूरे गांव में आप चले जाइए, वो कहेगा कि देखो इस पर सरकार के दाम लिखल है 100 रुपया, तुमको हम 17 रुपये में दे रहे, खरीद के लाए हैं 20 रुपये में। अब देखिए क्या विडम्बना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ को समझ लेना चाहिए कि साहब की जेनरिक मेडिसिन में आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब प्रधानमंत्री योजना के तहत मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों के मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए पूरे आपको एक मेडिकली प्रोफेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें बायर्स को यानी कंज्यूमर्स को क्या खरीदना है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। अगर आप एक घड़ा खरीदने जाइएगा तो बजा के खरीदिएगा, लेकिन आज के दिन में अगर एक दवा डॉक्टर अगर हम लिख देते हैं कोई दवा और वो नहीं मिलती है तो पूरे शहर वो घूम जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब जो लिखे हैं वही हम खरीदेंगे, वही हमको देंगे।
उसको इतना विश्वास है कि नहीं यही दवा लेंगे। तो ये मतलब हम डिसाइड करते हैं, वो हम पर विश्वास करके आता है, हम डिसाइड करते हैं कि उसके हमारे मरीज़ के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। आप देखिए किसी भी कोई भी चीज़ बायर्स ही डिसाइड करता है, लेकिन दवा के मामले में डॉक्टर डिसाइड करता है। इतना उनको फेथ है कि नहीं डॉक्टर साहब जो दवा लिखेंगे वही दवा सही होगी। और आप देख लीजिए कि जेनरिक दवा का ये हाल है कि अगर आप जेनरिक दवा कहीं भी दवा की दुकान से खरीदने जाइए तो आपको ब्रांडेड दवा से सस्ती नहीं मिलेगी, उसका दाम उतना ही है। ये मतलब कि दूसरी बात कि जन औषधि में जो दवा बिकती है 60-70% कम आती है। आप यकीन मानिए कि वो लागत से तो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राइस में बिक रही है। यानी अगर हम कहते हैं कि 10 रुपये की दवा को 100 रुपये में बेचा जा रहा है और वहाँ 10 रुपये की दवा को मतलब कि 15 रुपये में बेचा जा रहा है। माना कि अगर 15 में नहीं बेच करके उसको बेच रहे हैं 50 रुपये में, 60 रुपये में, कहने के लिए कह रहे हैं कि 60-70% डिस्काउंट है, तो भी तो बहुत इनॉर्मस प्रॉफिट है। आज चाहे अगर पॉसिबल हो तो जन औषधि में भी दवा का दाम कम किया जा सकता है। 20% प्रॉफिट तो उनको दुकानदारों को मिलता है, हर तरह का इंसेंटिव उनको दिया जाता है। और ये बात तो निश्चित है कि बहुत सारे बायर्स जो हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ से दवा खरीदें, क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब जो लिखे हैं वही दवा हम खरीदेंगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है, जब जेनरिक दवा तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास, वो भ्रांति हो सकती है, वो आप स्पष्ट करेंगे इसके बारे में कि कहीं ना कहीं वो एक भ्रांति होती है कि जेनरिक दवाएं हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। देखिए मैंने अभी कहा ना कि अभी चूँकि हिंदुस्तान में ये जरूरी है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जब नहीं होगी ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच में, तीनों बॉडीज़ का मैंने अभी नाम लिया है, जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा प्राइस कंट्रोल के साथ साथ, जब तक उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर मतलब कि ये एक नहीं होगा कि नहीं साहब ये दवा जो हमारे मार्केट में, जब हमारा US FDA कहता है कि साहब 54% साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है हिंदुस्तान की बनी हुई जेनरिक मेडिसिन पर, तो आप कैसे मतलब कि जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जोड़ी ये तो मैं कहता हूँ कि आज भी दवाओं का दाम इतना ज़्यादा हो गया है, ब्रांडेड दवा का दाम, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अपने लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि जो दवा हम परचेज़ करके के दवा जो बांटते हैं, वो अगर हम 20 रुपये में ख़रीदते हैं, उस दवा का दाम आपको ब्रांडेड दवा 150 रुपये की दवा है, वो 150 रुपये की सिरप है। एक एंजाइम मतलब 100 रुपये से कम की कोई एंजाइम ही नहीं है, और हम उसको ख़रीदते हैं मात्र 20 रुपये में, वो उतना ही इफ़ेक्टिव है और हम उसको दे रहे हैं फ्री में। आप देख लीजिए कितना फ़र्क है। तो ये प्राइस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से कह रहा है कि साहब कि हम सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाने वाली जो है वो मतलब कि जो है वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC जब तक नहीं आएगा तब तक कि ये देश पर लागू नहीं हो सकता। यह रिकमेंडेशन हुआ था कि आप लोग जेनरिक लिखिए, रिकमेंडेशन कि स्वेच्छा से लिखिए, लेकिन कानून अभी भी नहीं है, न राजस्थान में भी नहीं है, सिर्फ सरकारी डॉक्टरों को है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो ये विश्वास हम लोग को भी होना चाहिए कि जो दवा हम लिख रहे हैं, क्योंकि दिस इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर आज कोई दवा हम लिख देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर हम जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे तो क्या लेंगे वो? मैं ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि आपको अगर हम जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे तो आप लेंगे? आप बीमार पड़ेंगे तो आपको सरकारी अस्पताल में भेजेंगे तो आप जाएंगे वहाँ? देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, और सबको ही जानते हैं कि जब इन्होंने ये कहा कि साहब घूसखोरी बढ़ गई है, हम कहते हैं घूसखोरी कहाँ नहीं है हुजूर, कि आपके जुडिशरी में नहीं है? अभी तक तो वो केस सल्टा भी नहीं है वर्मा जी का। तो मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ को समझना चाहिए बिफोर कि आप कोई भी निर्देश दे रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इसके इफ्स एंड बट्स, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। जी बिल्कुल, मतलब कोई भी जो आदेश जारी किया जाता है तो हर उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। MR संजय कुमार जी जो हैं उनके पास वापस आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के आदेश दिए जाते हैं तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो स्पेशली ब्रांड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उनके मार्केट वैल्यू पे, उनके काम पर कितना प्रभाव? मैम
जो लोग भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं और इथिकली मार्केटिंग में हैं, वो लोग भीतर से बहुत मजबूत होते हैं, बहुत तरह के उथल पुथल को झेल के आगे बढ़ते हैं आज के मार्केटिंग में। और हम तो चूँकि सब दिन इथिकल मार्केटिंग में रहे हैं, तो हम उनके कॉज को लेके ज़रूर एडवोकेट करेंगे। और हम जहाँ तक जेनरिक मेडिसिन की बात है और इथिकल मेडिसिन की बात है, तो बीच में सर ने जैसा कहा कि 10 में परचेज करते हैं और 100 में बेचते हैं, लेकिन इथिकल मार्केटिंग जो भी कंपनी कर रही है वो कम से कम 10 अगर उसका लागत 10 है या 15 रुपया है जो भी है, तो इस बीच में तो बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। ये भी एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों के रोजी रोटी का ख्याल रखें। तो CNF है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लस फील्ड स्टाफ है, प्लस हेड ऑफिस में बैठे मार्केटिंग के हेड है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन पर भी तो खर्चा आता है। तो इसलिए हम इथिकल मार्केटिंग जस्ट माने इसको सुप्रीम कोर्ट का इसको जो एडवाइस कह सकते हैं, ये रूलिंग के पहले सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के क्या है प्रॉस एंड कॉन्स कोई भी डिसीजन का, उसको देखते हुए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा। सच्चाई यही है। तो बात यही आती है कि हर चीज़ का जो अच्छा और बुरा पहलू है वो देखना ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है कि ये एक एडवाइजरी है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, जनता का ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शाह, हम आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आना चाहेंगे कि कुछ भी हो तो ये बात स्पष्ट होना जनता को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास आएंगे और आधी अधूरी जानकारी या आधा अधूरा खबर देख करके जब वो आते हैं तो वो अपने अंदर जो प्रेजुडिस लेके आते हैं, तो उनको ये आप एक संदेश देते हुए अपना वक्तव्य रखिए कि वो डॉक्टर्स पे भरोसा करें, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो डॉक्टर्स ने की है। सही बात है कि हम लोग का जो प्रोफेशन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का है। हम अपने कलीग्स को भी, पूरे मेडिकल फैटर्निटी को भी गुजारिश करेंगे कि कोई मरीज़ जो आपके पास आता है या हमारे पास आता है, वो बड़ी उम्मीद के साथ आता है, बड़े कष्ट में आता है। तो जहाँ तक हो सके हम समझते हैं कि हमें उनके साथ केयर, कंसर्न, कंपेशन, कम्युनिकेशन ये एकदम बिल्कुल क्लियर कट रखना चाहिए कि नहीं, ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। लेट मी डू माई बेस्ट, लेट मी डिलीवर माई बेस्ट। क्या इसके भले के लिए हम कर सकते हैं, इसकी भलाई हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक मरीज़ के लिए अगर मेडिकल फर्टिलिटी के लोग सोचना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। प्राइस कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि दवा तो लोग लिख देते हैं, इतनी महंगी दवा लिख देते हैं, इतनी महंगी दवा हो भी गई है, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक बेचारा कैसे, मतलब कि हज़ार 1500 रुपये की तथाकथित टॉनिक मार्केट में बिक रही है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। तो और पब्लिक को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास गए तो पूरे भरोसे के साथ गए हैं, तो एक किसी भी तरह का प्रेजुडिस मत रखिए। वो आपके भले के लिए करेगा। आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं आपके भले के लिए वो नहीं कर रहा है, तो आपको खुला छूट है कि आप उस डॉक्टर को छोड़कर किसी और डॉक्टर के चिकित्सक के पास जाइए। हम तो देखते हैं कि हमारा मरीज़ जो है, जितना हम उसको हम जितना एसेस नहीं करते, उससे ज़्यादा एसेस तो मेरा मरीज़ हमको एसेस करता है कि ये आदमी जो है, ये डॉक्टर जो है मेरे भले के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। एक डॉक्टर तो है नहीं। हम जब आए थे 84 में तो 7 डॉक्टर थे बच्चे के। आज इस समय 100 से ज़्यादा बच्चे के डॉक्टर हैं। तो ज़रूरी है कि मरीज़ को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें, और आपको जब तक जो वो कह रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, दिमाग में ये फितरू मत रखिए कि वो हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। देयर आर ब्लैक शिप्स इन माई मेडिकल प्रोफेशन, इट कैन नॉट बी डिनाइड कि हम लोग में से कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कि बिल्कुल सारे प्रोफेशन को मतलब कि बदनाम कर रखे हैं। इसको हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार का नियम होना चाहिए कि नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इतनी दवा लिख रहे हैं, क्यों आप इरेशनल और अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ इरेशनल और अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकार को भी स्टेप लेना चाहिए कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और हमारी संस्था है IAPA, मैंने कितनी बार लिखा कि साहब, एक डायरिया जैसी चीज़ होती है, लूज मोशन जैसी चीज़, उसमें भी लोग 4-4 एंटीबायोटिक सुई दे रहे हैं। बुखार किसी को हो गया तो इंजेक्शन दे रहे हैं, डेक्सोना दे रहे हैं।
तो इस तरह की अनएथिकल इरेशनल प्रैक्टिस, इस पर भी मतलब लगाम होनी चाहिए। और ये मेरी गुजारिश है सभी अपने कलीग्स से, जूनियर से, सीनियर से, कि एक मानवता के नाते हम मरीज़ की सेवा करें, उनका भला सोचें। मैम यहाँ पे सर ने बिल्कुल सही कहा कि प्राइस कंट्रोल होना ही चाहिए। आज के डेट में आप देखेंगे कि एक सेफ्टेक्सोन सल्वेक्टम आता है, टाइजोवेक्टम आता है, उसका 175 रुपया 150 रुपया दाम पड़ता है एक इंजेक्शन का। 2 बार हम लोग देते हैं पेशेंट को, तो 300 साढ़े 300 रुपये का ये मतलब जो कॉमन हो गया है, उनकी हम बात बोल रहे हैं। तो आज उनको 12 इंजेक्शन लेना पड़ता है। आप थोड़ा सा आप इधर से चले जाएँ, मतलब ग्रामीण इलाके में चले जाएँ, जहाँ पे लोग मजदूरी करके कमाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इलाज करना। और अगर सरकार चाहे, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम लोग फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, जो 175 रुपये का चीज़ है, हम उनको 80 रुपये में आराम से दिलवा सकते हैं और दिलवाते हैं। मतलब एक जो दाम का जो कंट्रोल है, जो मूल्य का कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं सरकार और जो इंडिविजुअल है मार्केटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ये जो बातें अभी डॉक्टर अरुण शाह ने कही और MR संजय कुमार जी ने कही, इससे आपको एक बात स्पष्ट हुई होगी कि कोई भी, ये सबसे पहली बात तो ये कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई कानून नहीं बनाया गया है। और उसके बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन पर आपको ट्रस्ट करना होगा। आप किसी भी भ्रांति में, किसी भी प्रेजुडिस में ना आ जाएं। फिलहाल अब हम देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम, लेकिन आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।